डेट है आज 24 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में ही करेंगे, जो कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बैक्टीरिया फाउंड ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट। तो ये बैक्टीरिया कौन सा मिला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ये देखेंगे। क्या न्यूज़ है पूरा डिटेल में देखेंगे। गांधी पीस प्राइज अभी न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड समिट हुआ है किस पे? ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021। तो इस समिट के बारे में डिटेल से देखेंगे। वर्कर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट पोसेस स्किल सर्टिफिकेट। तो ये गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, तो ये देखेंगे। करेक्टिव वॉइस फॉर टॉप कोर्ट अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग वुमन। तो ये कोर्ट का अभी डिसीजन आया है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। वीवीपैट अभी न्यूज़ में है। इलेक्शन कमीशन ने एक डिसीजन लिया है वीवीपैट के रिगार्डिंग, तो इसे देखेंगे। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके बारे में डिटेल से हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी करंट अफेयर में, तो फिर ये न्यूज़ में, तो इसके फीचर्स देखेंगे। रियाद प्रेजेंट सीज फायर प्लान टू यमन्स हुदीज। यमन्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस है। यमन क्राइसिस एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर देखेंगे अभी रियाद ने क्या प्लान अभी प्रेजेंट किया है यमन्स में, ताकि सीज फायर हो, युद्ध विराम हो। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। नेक्स्ट है अपना पैनल टू इवेलुएट एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये आरबीआई ने एक पैनल बनाया है ताकि यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ये नया प्लान बनाया जा सके। तो क्या है इसे देखेंगे। एक स्कीम है रोड टैप स्कीम, रिमिशन फॉर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ये 2020 में लॉन्च की थी, अभी न्यूज़ में देखेंगे इसके बारे में क्या डिटेल है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये क्या है इसे देखेंगे। और बुलढाना पैटर्न क्या है, ये न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है जी बैक्टीरिया फाउंड ऑन इंटरनेशनल स्टेशन नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर एक बैक्टीरिया मिला है जिसका नाम इंडियन साइंटिस्ट, एक भारत के वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर रखा है। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, जैसा आपको पता भी होगा, ये जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये किसने बनाया था? ये बनाया था जी अमेरिका ने, अमेरिका की एजेंसी नासा और रसिया की एजेंसी रोसकॉस्मोस। जैसे स्पेस एजेंसी इंडिया की इसरो है ना, इसरो, ऐसे ये इन देशों की स्पेस एजेंसी हैं जो सैटेलाइट वगैरह रिसर्च वगैरह करती हैं स्पेस के लिए रिगार्डिंग। तो अमेरिका की नासा, रसिया की रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस एक कनेडियन स्पेस एजेंसी है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और एक जाक्सा जी जापान की जाक्सा। तो ये स्पेस एजेंसी ने मिलके ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, किस लिए? ताकि ये क्या है, स्पेस में भेजा, ये स्पेस में, आसमान में जी, ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ की। और ये कितनी ऊंचाई पे है अर्थ से? अर्थ से हाइट है जी इसकी लगभग 400 किलोमीटर, एग्जैक्ट देखे तो 408 किलोमीटर ऊंचाई पे ये सिचुएटेड है। ये घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। तो यहाँ पे ये किस लिए काम करता है? जब मान लो कोई भी एस्ट्रोनॉमर होते हैं जी, मान लो खगोल वैज्ञानिक होते हैं जो, वो यहाँ पे जाते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं स्पेस में। तो इस पे क्या है, अभी एक बैक्टीरिया मिला है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम रखा है जी इंडिया के साइंटिस्ट के नाम पे। इंडिया के बायोवर्सिटी साइंटिस्ट हैं जी जिनका नाम है सैयद अजमल खान। इनके नाम पे एक बैक्टीरिया जो मिला है जी, उसका नाम रखा है माइथ्लोबैक्टीरियम अजमली, अजमली इसका नाम रखा है। ये बैक्टीरिया में 4 स्ट्रेन्स हैं जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका एक स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया गया है एज ए मिथाइलो रुब्रम रोडेशियनम बैक्टीरिया, और बाकी के जो अदर स्ट्रेन्स हैं वो प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड थे। मतलब कि जो नए 3 स्ट्रेन मिले इस बैक्टीरिया के ही पार्ट हैं जी, 3 स्ट्रेन हैं जो पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे। तो एक पार्ट ऑलरेडी इस फैमिली से बिलोंग करता है, मिथेलोरुब्रम, ये माइथलोरुब्रम रोडेसिनम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इससे बिलोंग करता है। ये बैक्टीरिया क्या है जी, प्लांट ग्रोथ में सहायता करता है, ऐड करता है प्लांट ग्रोथ में, मतलब जो पौधे वगैरह होते हैं उनके बढ़ने में सहायता करता है ये बैक्टीरिया। तो इतना ही था इसके बारे में, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी अपना गांधी पीस प्राइज़। ये देखो जी गांधी पीस प्राइज़ ये है, ये अवार्ड है एक जो दिया जाता है, किस लिए जानेंगे पूरा डिटेल इसके बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये प्राइज़ दिया गया अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को, फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश। कौन है? शेख मुजीबर रहमान। और दूसरे दिया गया जी एक फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान। ओमान एक कंट्री जो आपको पता है वेस्ट एशिया में। तो इसको ओमान को एक फॉर्मर पूर्व सुल्तान थे जिनका नाम है कुबूस बिन सैद अल सैद। ये लेट मतलब कि जी मर चुके हैं,
मरने के उपरांत, यानी कि पोस्टुमसली ये प्राइज दिया जा रहा है, गांधी पीस प्राइज। तो 2 इंसान को दिया जा रहा है। 2020 के लिए किसको दिया जा रहा है? कुबूस बिन सैद अल सैयद को। और 2019 के लिए ये दिया जा रहा है किसको? फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता हैं जी बांग्लादेश के, शेख मुजीबर रहमान। तो इन दोनों को दिया जा रहा है, 2020 के लिए मुजीबर को और कुबूस को 2019 के लिए। अब एक चीज़ क्या याद रखनी है कि जो गांधी पीस प्राइज है पोस्टुमसली भी दिया जा सकता है। पोस्टुमसली का मतलब है जी मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद भी दिया जा सकता है ये प्राइज किसी को, पोस्टुमसली इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो सिलेक्ट करता है, कौन सिलेक्ट करता है जी कि किसको अवार्ड देना है? एक कमेटी बैठती है जी, जूरी कमेटी बैठती है, जिसमें कौन कौन मेंबर होते हैं कमेटी के? खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं दूसरे मेंबर। एक जो अपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जी, उसके लीडर होते हैं। लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी है, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसके लीडर और लोकसभा स्पीकर और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। तो ये कमेटी थी जी जिन्होंने सिलेक्ट किया किसको गांधी प्राइज देना है। और इस कमेटी के चेयरमैन थे खुद प्राइम मिनिस्टर, ये चेयरमैन थे जी, अध्यक्ष। तो इसने सिलेक्ट किया कि गांधी पीस प्राइज किसको देना। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। गांधी पीस प्राइज ये कब बनाया गया था? गांधी पीस प्राइज महात्मा गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, 125th बर्थ एनिवर्सरी, जन्मदिन था महात्मा गांधी जी का 1995 में। तब इसको इंस्टीट्यूट किया, किसको? गांधी पीस प्राइज को बनाया गया। ये एनुअल अवार्ड है जी, हर साल किसी ना किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है या इंस्टीट्यूशन को। मतलब इसे देखो जी, किसी पर्सन को भी दे सकते हैं और किसी, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी दिया जा सकता है। ये किस लिए? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड। जिसने क्या है अपने देश में या अपने इंस्टीट्यूशन में, किसी कंट्री में नॉन वायलेंस के जरिए, मतलब कि अहिंसा के जरिए और गांधीयन कोई मेथड यूज करके अपनी कंट्री में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इसलिए ये दिया जाता है। इस अवार्ड में 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज दिया जाता है, एक साइटेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक ट्रॉफी प्लेक दी जाती है जी, और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम वगैरह दिए जाते हैं इसमें। ये क्या है, किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, चाहे वो किसी नेशनलिटी का हो। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के लोगों को ही दिया जाता है, क्योंकि अभी देखा आपने बांग्लादेश और ओमान के पीपल को दिया है दो। तो किसी भी नेशनलिटी का हो, कहीं का भी नागरिक हो, किसी भी क्रीड का हो जी, जनजाति का, किसी भी रेस का हो, ऐसा नहीं है काले गोरे के रिगार्डिंग कुछ, मतलब ऐसा भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो। और किसी भी जेंडर को दिया जा सकता है जी, जेंडर मतलब कि किसी मेल फीमेल किसी को भी दिया जा सकता है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021। अभी 2021 का वर्ल्ड समिट हुआ है इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे। ये किस लिए हुआ है? ये एनुअल गैदरिंग है जी फॉर द आईसीटी। आईसीटी क्या है? इंटर, ये जी इंटर, आईसीटी का मतलब है जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि ये क्या है जी, कम्युनिटी में डेवलपमेंट करना है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है इसे? जो मीटिंग होती है, ये वर्ल्ड समिट होता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे, इसे ऑर्गेनाइज करता है जी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, यूएनडीपी, अंगटाड। ये सारे ही सारे यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी हैं, स्पेशलाइज एजेंसी। यूनेस्को, यूएनडीपी, अंगटाड के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, ये कब बना था जी आईटीयू? देखो ये जब बना था, इसका पहला नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, टेलीग्राफ यूनियन। ये कब बना था? 1865 में, यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले। बाद में इसे यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बना दिया गया जब यूनाइटेड नेशन बना था। तो पहले इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, बाद में इसका नाम हो गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ये फोरम क्या काम करता है? ताकि क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर का कोऑर्डिनेशन किया जाए टू इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग आईसीटी। तो इसलिए होता है जी। ये चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना वर्कर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट। अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है, जितने भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किए जाते हैं ना गवर्नमेंट सर्विस में, जैसे एक तो परमानेंटली आप मान लो जी कोई एग्जाम क्रैक करते हो, परमानेंटली आप अपॉइंट हो जाते हो गवर्नमेंट सर्विस के लिए और रिटायर होते हो फिर 60 ईयर्स के बाद। तो क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किए जाते हैं कुछ।
तो उनमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उनके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होना चाहिए फॉर देयर स्किल्स। जो भी उनके पास दक्षता है जी, जिस भी काम को वो गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो क्या है काम कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने कहा है कि ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू मैंडेट दिस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट इश्यूड अंडर देयर वॉच। मतलब सारे डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अभी तक क्या है, ओनली 2.4% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज फॉर्मली ट्रेंड एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2018-19 की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुई थी जी, उसके मुताबिक 2.4% ही इंडिया की जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनमें सिर्फ 2.4% लोग ही उनके पास स्किल्स है, बाकी के पास नहीं है। ये इसलिए डिसीजन लिया है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स प्रेफर लो वेज इनफॉर्मल वर्कर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिनके पास क्या है स्किल्स नहीं है, और वो ऐसे वर्कर को, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किया जाता है ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, हायर करते हैं जी, उनकी मतलब जॉब के लिए सिलेक्शन करते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करोगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ऐसे कैंडिडेट को हायर करते हैं जो कम वेज में काम करने के लिए राजी हो जाए, कन्विंस हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जी, उसे तो क्या है गवर्नमेंट पैसा देती है, और ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पैसा जाता है किसके पास, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अब ये ऐसे कैंडिडेट को हायर करेगा, जॉब के लिए सिलेक्ट करेगा जो कम वेज में, कम मजदूरी ले जी, कम सैलरी ले और काम करे। तो ये ऐसे क्या है, लो वेज इनफॉर्मल वर्कर्स को प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्किल्स को प्रमोट करने के लिए वर्कफोर्स में ये स्टेप लिया गया है। अब इतना ही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। करेक्टिव वॉइस फ्रॉम टॉप कोर्ट अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग वुमन। ये क्या है जी, अभी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब समझो पहले तो आप। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है कि ऐसा क्या है, रूढ़िवादी, हिंदी में बोले तो रूढ़िवादी सोच होती है जी, ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा माइंड, जो लोग क्या ये सोचते हैं कि वुमेंस के रिगार्डिंग, कि वुमन क्या है कि ये कमज़ोर है आदमी से, या फिर ऐसा सोचते हैं कि वुमेंस तो सिर्फ घर के कामकाज करने के लिए ही है, और जो पुरुष है, आदमी है, मैन है, वो बाहर के काम करेगा, कि मैन नौकरी करेगा और जो वुमन है हाउस होल्ड के जो वर्क हैं जी उन्हें करेगी। तो ऐसा जो माइंड सेट है कि घर से बाहर नहीं निकलेगी वुमन, घर में ही रहना चाहिए, तो ये माइंड सेट को बोलते हैं स्टीरियोटाइप, कि वुमन के रिगार्डिंग, वुमन तो कमज़ोर, क्या है, कमज़ोर है, मैन से सबॉर्डिनेट है। तो ऐसी जो सोचे कि सोच चलती आ रही है रूढ़िवादी, उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, आपने भी देखा होगा, वुमेन्स ने प्रूव किया है जब भी उसे मौका मिला है कि वो कमज़ोर नहीं है आदमी से, और मैन के साथ मुकाबला कर सकती है किसी भी फील्ड में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में क्या बोला है, उसने कहा है कि जो जजेज ऐसे क्या है स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटिपिकल कमेंट करते हैं, उनको रोका जाए, उन्हें स्टॉप किया जाए। कि मान लो कोई विक्टिम है जी, जिसने रेप कर दिया किसी विक्टिम का, मतलब रेप कर दिया किसी वुमन का, तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट उनका मैरिज या कंप्रोमाइज़ करना स्टॉप करे। कि कई बार क्या होता है जी, कोर्ट में जजेस क्या करते हैं, जिसने रेप किया है उस विक्टिम के साथ, मतलब वुमेन्स के साथ, तो वुमन और जिसने रेप किया है, ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उनकी शादी कराने की कोशिश करते हैं या फिर कंप्रोमाइज़ कराते हैं उनके बीच में। तो इसलिए स्टेप लिया है। अभी न्यूज़ में क्यों है, अभी न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के खिलाफ अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसने मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसने एक रेप ऑफेंडर था जी, अपराधी था जिसने रेप किया था एक वुमन के साथ, तो उसने कहा, रेप किया था जिसने आदमी ने, कि आप वुमन से राखी बंधवाओ अपने हाथ में। ये क्या था, अलीजिड मोलेस्टर टू अलाउ हिज विक्टिम टू टाई ए राखी ऑन हिम, मतलब राखी बंधवाने के लिए बोला था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे डिसीजन ना लें। अब नीड क्या जी ऐसे डिसीजन ना लेने की, जजमेंट तब आया जी, कोर्ट ने क्या है क्रिटिसिज्म किया आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ वर्चुअल हियरिंग ऑन March 1 रिपोर्टेडली आस्क्ड ऑन alleged rapist's lawyer टू इंक्वायर वेदर हिज क्लाइंट वुड मैरी द सर्वाइवर। ये क्या जी, बहुत बार कोर्ट क्या करता है कि जो ये फोर्स करते हैं कि वुमन्स जिसका रेप किया है जी, और रेप ऑफेंडर शादी कर लें, तो इसलिए ये आया जी। अब इन मीजर्स की नीड क्या है जी, ज़रूरत क्या है,
ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये क्या है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप कमेंट्स हैं बाय द टॉप कोर्ट, ये क्या है, जो सर्वाइवर है ना, जो विक्टिम है, जो वूमन है जी, जिसके साथ रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कुछ भी अपराध हुआ है, तो वो क्या है, सर्वाइवर को ट्रिवियलाइज करते हैं जी, मतलब तुच्छ बनाते हैं एक तरह से, मतलब उसका क्या है, टू कंसिडर एज ए वीक, मतलब कमज़ोर समझना उसे, वुमेन्स को एक तरह से, मतलब उसके पास ये ऑप्शन हो गया जी कि अगर उसका रेप कर दिया तो शादी कर दो उसकी, उसके साथ, तो एक तरह से उसे तुच्छ समझना, क्योंकि इसलिए क्यों। और दूसरा क्या ज़रूरत है जी इसकी, दूसरा ये बोला है कि ये क्या है, अगर ऐसे आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो ये क्या है, पूरे जुडिशियल सिस्टम को, इंटर जुडिशियल सिस्टम को अफेक्ट करेगा, अंडरमाइन करेगा, और जो जस्टिस सिस्टम है, फेयर जस्टिस सिस्टम, उसकी कोई मतलब गारंटी नहीं रहेगी जी। जो कोर्ट किस लिए बने हैं कि फेयर जस्टिस दें जी, सबको न्याय दें, तो ये जो प्रिंसिपल है ये वॉयलेट होगा अगर आप ऐसा करोगे तो। और क्या है जी इसमें, ये बहुत सारे जजमेंट दिए जी सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जो क्या है स्टीरियोटाइप रिलेटेड जजमेंट दिए हैं। कौन कौन से जजमेंट दिए हैं, एक तो फ्रेमिंग ऑफ विशाखा गाइडलाइंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है जी अपने एक जजमेंट में विशाखा गाइडलाइंस बनाई। विशाखा गाइडलाइंस क्या है कि ऐसी वुमेन्स जो मान लो जॉब करती हैं जी किसी प्लेस पे, तो वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी वो काम करती हैं वहाँ पे उनका सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो, मतलब उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई बदतमीजी ना हो वुमन के साथ, तो इनसे बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ भी पास किया ताकि वुमेन्स को बचाया जा सके ऐसे हरासमेंट से। हरासमेंट का मतलब होता है जी सताना, किसी को परेशान करना। और एक जस्टिस हैं जी DY चंद्रचूड़, उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो परमानेंट कमीशन है जी, परमानेंट कमीशन है मिलिट्री में, वहाँ पे क्या है, वुमन को इक्वल एक्सेस नहीं दी जाती थी। तो इस जजमेंट में कहा इस DY चंद्रचूड़ जज ने कि वुमेन्स को आर्म फोर्स में इक्वल एक्सेस होना चाहिए परमानेंट कमीशन में। तो ये क्या है, वुमेन्स को क्या है, जो फिजिकली वीकर समझते हैं ना मेन से, इसको क्या है, इसके लिए फटकार लगाई थी गवर्नमेंट को कि आप वुमेन्स को वीकर ना समझे, मेन से कमज़ोर ना समझे। एक है जी अनुज गर्ग केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि नोशन ऑफ रोमांटिक पैटर्नलिज्म के लिए, ये क्या जी, रोमांटिक पैटर्नलिज्म, ये मतलब एक कंसेप्ट है जी, इसके थ्रू क्या है कि जब क्या है कोई भी मैन से वीकर समझता है वुमन को, कि महिला मैन से कमज़ोर है, उस सोच को, आइडियोलॉजी को बोलते हैं रोमांटिक पैटर्नलिज्म। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी अनुज गर्ग केस में कि उसको कमज़ोर ना समझा जाए। इन प्रैक्टिकल इफेक्ट पुट वुमन नॉट ऑन ए पेडेस्टल बट इन ए केज। रोमांटिक पैटर्नलिज्म का मतलब यही है कि वो क्या है, वुमेन्स को क्या है, इक्वल नहीं समझती है, बल्कि उसे एक पिंजरे में बांध के रख देती है, ऐसी सोच। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा वीवीपैट। ये क्या है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये अभी इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है, जो अगली 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन होने वाले हैं ना अभी, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया जी, असम हो गया, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे वीवीपैट लागू किया जाए अलॉन्ग विद ईवीएम। ये वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल लागू किया जाए इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या और वीवीपैट क्या है ये देखते हैं। ये देखो जी, ये आपको मशीन जो दिखाई दे रही है, ऐसी मशीन आपने देखी होगी अगर आपने 18 साल से अबव कभी इलेक्शन में वोटिंग की है, तो ऐसी मशीन होती है, इसे बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर होता था, एक कागज़ होता था जिसपे क्या है सिंबल लिखा होता था, यहाँ पे सिंबल होता था, कैंडिडेट का नाम होता था, और सिंबल पे यहाँ स्टैंप लगा देते थे उसके सामने, और फिर एक डिब्बे में डाल देते थे, तो वोट ऐसे डालते थे। लेकिन बाद में क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, सिंबल होता है जिस पार्टी से है, और उसके सामने जो बटन दबा दिया उसको वोट चली जाती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जी कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि उसने किसको वोट दी, कि ये मशीन क्या है। आपने देखा होगा पिछली बार जो 2019 के इलेक्शन हुए थे, आरोप लगाया था बहुत सारी अपोजिशन पार्टी ने कि बीजेपी पार्टी ने कुछ क्या है गड़बड़ घोटाला किया है, मतलब कुछ स्कैम किया है, कि इसमें ईवीएम में ही कमी है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें कमी है, कि ये पता नहीं चलता अगर वोट डाली है मान लो बीजेपी को या कांग्रेस को, तो कांग्रेस कोई गई है या नहीं गई है, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं होता इससे। तो इसको ही रोकने के लिए वीवीपैट का सिस्टम आया, वोटर वेरीफेबल
पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, ये एक मशीन होगी जी जिसमें क्या है, ये ईवीएम से ही जुड़ी होगी, ईवीएम से ही जुड़ी होगी। अगर जैसे ही आप वोट डालोगे तो एक स्लिप कट के आ जाएगी और यहाँ पे स्लिप दिखाई देगी, उस पर लिखा होगा किसको वोट दिया आपने, कांग्रेस, मतलब यहाँ पे कांग्रेस का सिंबल, कैंडिडेट का नाम, और यहाँ पे होगा जी वो कुछ। तो ये लगभग 7 सेकंड तक आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 7 सेकंड तक रुका रहेगा, और फिर ऑटोमेटिक एक डिब्बे में जाके कट के गिर जाएगी इससे स्लिप। इसके साथ एक डिब्बा अटैच होगा जी, बॉक्स, उस बॉक्स में गिर जाएगी ये स्लिप। तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा, जिस मान लो जहाँ भी आपने बटन दबाया है, प्रेस किया है बटन ईवीएम पे, तो वो वोट आपकी सही कैंडिडेट को गई है, सही पार्टी को गई है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये है जी सारा वीवीपैट। अब इसके बारे में क्या राम कथा लिखी है जी, वो पढ़ते हैं थोड़ा। देखो ये वीवीपैट क्या है जी, एक मेथड है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग ईवीएम। ईवीएम को यूज करने के साथ ये फीडबैक देती है वोटर्स को, जो वोट डाल रहा है फीडबैक देती है, हाँ आपने वोट सही डाली है या नहीं डाली है। वीवीपैट इज इंटेंडेड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर वोटिंग मशीन्स। वोटिंग मशीन्स के लिए क्या है, एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जी, जो ये वोटर को क्या है, वेरीफाई करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे वो अपनी वोट जो कास्ट करते हैं जी, अपनी वोट डालते हैं करेक्टली, वो सही डली है नहीं। तो एक टू ऑडिट द स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, एक मीन्स प्रोवाइड करता है जी ऑडिट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट है, मान लो रिजल्ट आए जी इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, और ईवीएम मशीन से क्या है वो काउंट कर लिए जाते हैं। अगर मान लो किसी को डाउट है, अपोजिशन पार्टी को जो हार गई है, कि नहीं इसमें कुछ स्कैम हुआ है, तो ये एक बाद में क्या जी एक अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि सारी जो वीवीपैट से स्लिप कट के आई एक बॉक्सेस में है, तो उन्हें काउंट किया जा सकता है और फिर मैच किया जा सकता है जो ईवीएम ने स्कोर बताया और जो वीवीपैट का स्कोर है वो सेम है या नहीं है। तो इससे क्या है, एक तरह से ऑडिट किया जा सकता है, बाद में पता लगाया जा सकता है। तो इसमें जो वीवीपैट में क्या होगा, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर हुम द वोट हैज़ बीन कास्ट एंड सिंबल ऑफ द पार्टी इंडिविजुअल कैंडिडेट। इसमें कैंडिडेट का नेम होगा जी, नाम होगा, और सिंबल होगा जी, उसका चुनाव चिन्ह होगा क्या है। तो दो चीज़ होंगी, ये भी याद रखनी है क्या क्या चीज़ होगी इस वीवीपैट में, ये पूछा जा सकता है, कैंडिडेट का नेम और उसका पार्टी सिंबल, या इंडिविजुअल कैंडिडेट है तो उसका सिंबल, चुनाव चिन्ह। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी, और नीड क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है और ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये क्या है, डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा पोटेंशियल इलेक्शन फ्रॉड, माल फंक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चार्जेस लगते हैं ना जी, आरोप कि यहाँ पे माल फंक्शन हो रही है, कि फ्रॉड हो रहा है, इसमें स्कैम हो रहा है, कुछ घोटाला हो रहा है, तो इसे डिटेक्ट करने में सहायता करेगी वीवीपैट। ये एक ऑडिट करने के लिए मीन्स प्रोवाइड करेंगी, ताकि क्या है, जो मान लो इट सर्व्स एज एन एडिशनल बैरियर टू चेंज और डिस्ट्रॉय वोट्स, मतलब कि एक एडिशनल सिस्टम होगा जी वोट को मतलब वेरीफाई करने का। ईवीएम विद वीवीपैट सिस्टम इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम में एक्यूरेसी लेके आएगी, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी, पारदर्शिता, जिससे क्या है वोटर को फुल कॉन्फिडेंस हो सकेगा कि जिनके लिए उसने वोट किया वो वोट सही पार्टी या सही कैंडिडेट को गया है। ईवीएम वीवीपैट क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एज काउंटिंग वोट्स ऑन ईवीएम टास्क मच लेसर टाइम देन काउंटिंग पेपर बैलेट। जो पेपर बैलेट से क्या है जी वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे मान लो अगर ईवीएम यूज़ ना करें, पेपर बैलेट यूज़ करें, उसमें क्या है टाइम ज़्यादा लगता है, तो ईवीएम और वीवीपैट का सिस्टम होगा तो कम टाइम लगेगा, ईवीएम से काउंट कर लेंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो वीवीपैट में जो क्या है पेपर ऑडिट सिस्टम जो कट के आया है इसमें बैलेट पेपर, वो उससे काउंट कर लेंगे अगर किसी को डाउट है। जैसे रैंडमली मान लो डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी का रिजल्ट देख लेंगे काउंट करके, मैच कर लेंगे, अगर ईवीएम से मैच हो रहा हाँ जी बिल्कुल सही है। अब कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम देख लेते हैं जी वीवीपैट के रिगार्डिंग। सबसे पहले वीवीपैट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था जी, ये हुआ था नोकसैन, एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी है नागालैंड की, तो नागालैंड के असेंबली इलेक्शन में 2013 में स्टार्ट किया गया था वीवीपैट। तो अभी स्टार्ट नहीं किया रहा जी, फर्स्ट टाइम 2013 में इसको लागू करके देख चुके हैं, एक बार ट्रायल कर चुके हैं इसका नागालैंड में। और ईवीएम का फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ये हुआ था जी आपका केरल में। केरल में जनरल इलेक्शन में हुए थे 1982 में, तब हुआ था इसका। लेकिन ये इलेक्शन क्या है जी रद्द कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए थे। स्ट्राइक डाउन का मतलब कैंसिल कर दिए थे, रद्द कर दिए थे, क्योंकि तब कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो प्रेस्क्राइब करता था कि ईवीएम का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे रूल्स वगैरह नहीं थे। इस वजह से ये स्ट्राइक डाउन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन। लेकिन ये याद रखना है, आपके पीसीएस वगैरह, सीएपीएफ, यूपीएससी प्रीलिम्स, किसी में भी पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं जी, वर्शिप एक्ट पहले भी न्यूज़ में था, ये अभी न्यूज़ में क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर एक प्ली डाली है जी, पिटीशन डाली है एक मस्जिद के लिए, मस्जिद लखनऊ में जिसका नाम है तीली वली मस्जिद।
ये वासिफ हसन ने डाली है जी, पिटीशन डाली है इस एक्ट के खिलाफ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट पिटीशन डाली है। मामला क्या है जी, देखो ये एक्ट क्या कहता है, पहले थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। ये एक्ट कहता है जी कि मान लो जब ये 1991 में पास किया गया 1951 में, तो इसका टारगेट था, जो ऑब्जेक्टिव था, ये था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी मान लो रिलीजियस प्लेसेस था वो उसका स्टेटस वो ही रहेगा। जैसे मान लो जी अगर 15 अगस्त को इस प्लेस पे कोई मस्जिद बनी हुई है, मॉस्क बनी हुई है जी, तो क्या है वो मस्जिद ही रहेगी, मॉस्क ही रहेगी, फिर उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहेंगे मान लो जी 15 अगस्त से पहले, मान लो 15 अगस्त 1947 से पहले, मान लो 50 साल पहले ये यहाँ पे मंदिर हुआ करता था लेकिन बाद में मस्जिद बना दी, लेकिन अगर 15 अगस्त को यहाँ मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी, ये एक्ट ये बोलता है। और अगर मान लो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है 15 अगस्त को, तो ये मंदिर ही रहेगा, चाहे पहले यहाँ मस्जिद हो बाद में मंदिर बना लिया हो, लेकिन 15 अगस्त को जो भी इसका रिलीजियस स्टेटस है, यहाँ मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, वो ही रहेगा, ये एक्ट ये बोलता है। तो इसके खिलाफ ये पिटीशन डाली है जी तिली वाली मस्जिद के लिए लखनऊ में, ये पिटीशन डाली है। तो ये अपोज किया है जी इसने, कि उसने कहा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को आइसोलेट करता है एक्ट। ये इशू क्या है जी, अभी इशू ये है, ये जो हमने पढ़ा जो एक्ट है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सारी क्या है स्टेटस को फ्रीज करता है। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस था वो वैसा ही रहेगा, चाहे मंदिर हो मस्जिद है वो रहेगा। पिटिशनर ये कहा है जिसने पिटीशन डाली, याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये लॉ आर्बिट्ररी है जी, इर्रेशनल है, रेट्रोस्पेक्टिव है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जी वॉलंटरी, अपनी मर्जी से कुछ भी है इसमें, तो मतलब फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, इर्रेशनल है। दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जी पास्ट डेट से लागू हो रहा है ये, कि बनाया तो 1991 में है ये, और पास्ट से 1947 से लागू कैसे हो सकता है, तो ये बोला है इसमें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, ऑब्जेक्टिव यही है 15 अगस्त से जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस है वो ऐसा ही रहेगा, फ्रीज कर दिया इसने, फ्रीज का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस करेक्टर, मतलब जो भी प्लेसेज है उसको क्या है मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड करना, उसकी मेंटेनेंस रख रखाव करना, इस प्लेसेस जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको इस एक्ट के जरिए। और क्या है कोई भी क्लेम को प्रीएम्प्ट करना, प्रीएम्प्ट का मतलब है जी टू स्टॉप, रोकना। कोई भी ग्रुप क्या है पास्ट स्टेटस के लिए डिमांड नहीं करेगा। अगर 15 अगस्त को उस वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है वही बना रहेगी, ऐसा नहीं बोलोगे कि यहाँ पे पास्ट में पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है और लोग आके बोलेंगे जी यहाँ पे पहले मस्जिद हुआ करती थी तो मस्जिद ही बननी चाहिए, या पहले यहाँ पे मान लो मस्जिद बनी हुई है और लोग आके बोलें कि यहाँ पे पहले मंदिर था 15 अगस्त से पहले तो मंदिर बनना चाहिए दोबारा, ऐसा नहीं होगा जी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके की फीचर्स क्या हैं, यही थे जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो जैसा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप 15 अगस्त 1947 पे वो ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। कोई भी पर्सन क्या है कन्वर्ट नहीं करेगा किसी भी रिलीजियस प्लेसेस को। और मान लो इसमें एक और था कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई मान लो कोर्ट में केस चला है, किसी का अपील की है, और वो बाद में मान लो उसका सेटल हो गया केस, 1991 से पहले से केस सेटल हो गया, और वहाँ पे मान लो अब पहले मंदिर थी या मस्जिद बन गई, या मस्जिद था तो मंदिर बन गई, अब वो सेम रहेगा क्योंकि कोर्ट ने उसका सेटलमेंट कर दिया, केस फाइनल हो गया, समझ गए। तो वो जैसा है, देखो एक तो ये है 15 अगस्त 1947 पे जो भी स्टेटस है वो रहेगा, लेकिन अगर 1991 से पहले 1991 से पहले और 15 अगस्त के बाद मान लो कोई केस चला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी में भी, और यहाँ पे पहले मंदिर बना हुआ था और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए, कि रूल के हिसाब से मस्जिद होनी चाहिए, और वहाँ पे मस्जिद बना दी 1991 से पहले, तो 1991 से पहले ये कोर्ट में सेटल हो गया केस, तो अब सेटल हो गया तो यहाँ पे मस्जिद ही रहेगी, मंदिर नहीं बनेगा, तो ये भी एक प्रोविजन है। अब कुछ एक्सेप्शन है जी, इसमें छूट दी गई है, कुछ अपवाद हैं, किस किस को, ये तो जी कोई एंशियंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट्स का मतलब कोई विरासत बिल्डिंग है जैसे ताजमहल वगैरह, या आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स, ये कौन से एक्ट के थ्रू दी गई हैं, मान लो एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का एक्ट है, इसमें कोई भी मोनूमेंट्स है, कोई भी साइट्स है, आर्कोलॉजिकल साइट्स, इनको छूट दी गई है जी, इन पर कोई क्या है कार्रवाई नहीं होगी, ये जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। और फाइनली क्या है, ए सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड, मतलब कोर्ट में अगर वो फाइनली सेटल हो चुका है किसी का केस तो उसका भी क्या है कन्वर्जन नहीं होगा। और एक एग्जाम्पशन दी गई जी छूट, बाबरी मस्जिद को, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस है जो अयोध्या का, इसको भी एग्जाम्पशन दी गई इस कि ये इस एक्ट में ये केस भी नहीं आता अयोध्या का, तो इसको भी छूट दी गई। तभी क्या है अयोध्या में पहले देखा होगा आपने
मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पे अब मंदिर बनने जा रहा है और सेटलमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है। तो ये था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा रियाद प्रेजेंट सीज फायर प्लान टू यमन्स हुदीज। यमन एक देश है जी, कंट्री है वेस्ट एशिया में, और वहाँ के ये कम्युनिटी है जी, पीपल है हुदीज, हुदी। और रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। उसने सीज फायर प्लान अभी प्रेजेंट किया है, पेश किया है। प्रेजेंट का मतलब पेश करना, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। वहाँ पे जो युद्ध होता रहता है जी, आपस में लड़ाई होती रहती है, उसके ताकि पीस आ सके, शांति लाई जा सके, तो प्लान प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। ये जी अपना वर्ल्ड मैप है, ये देखो जी अपना हिंदुस्तान है, इसके साइड में यहाँ पे जी सऊदी अरेबिया और यमन, ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये यमन है। अब इसे बड़े में देखो आप, ये है जी यमन, यमन की कैपिटल है सना। और ये जी सऊदी अरबिया, इसके पड़ोसी देश, और ये है ओमान, इसका पड़ोसी देश। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे रेड सी है, और ये जी अरेबियन सी। ये गल्फ ऑफ एडन ये जोड़ती है अरेबियन सी और रेड सी को। तो ये याद रखना आपको। यहाँ की लोकेशन भी मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है, तो लोकेशन ध्यान से देखिए। अब इसमें हुआ क्या जी, ये पूरा डिटेल से देखते हैं। सऊदी अरेबिया ने अभी प्लान जो प्रेजेंट किया है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। इनिशिएटिव लिए हैं जी कि यूएन सुपरविजन के साथ, मतलब यूनाइटेड नेशन के साथ जो एयर और सी लिंक है उनकी रीओपनिंग की जाएगी। अभी क्या है, यहाँ पे जो फ्लाइट वगैरह उड़ती हैं, ये सऊदी अरब के ऊपर से उन्होंने रोक लगा दी थी। और सी लिंक जो सी से समुद्र के जरिए जो जाते हैं जी, ट्रेड वगैरह होती है, सब पे रोक लगा रखी थी। तो उसको दोबारा से शुरू करने का प्लान रखा है सऊदी अरब ने। ये सना एयरपोर्ट है, उसको रीओपनिंग जी, और अलाउइंग फूल एंड फूड इम्पोर्ट्स थ्रू होदा पोर्ट, बोथ ऑफ विच आर कंट्रोल्ड बाई रियाज एनिमीज द ईरान अलाइंड हूदी मूवमेंट। अभी क्या है, ये हूदी मूवमेंट है जी, इन्होंने हूदी जो पीपल हैं यमन में, उन्होंने कंट्रोल करके रखा है ये पोर्ट को, और ये सना पोर्ट को दोबारा से रीओपनिंग करने के लिए कहा है, ताकि फूड और फ्यूल का इंपोर्ट किया जा सके। देखो जी, जो हूदी मूवमेंट है, पहले पूरा डिटेल से समझो इसे। ईरान में अभी गवर्नमेंट है हादी की गवर्नमेंट के क्या है, अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। ये हूदी पीपल हैं, कुछ हूदी पीपल। ये क्या है, जो हूदी पीपल है यहाँ पे कम्युनिटी है, ये सिया कम्युनिटी है। देखो जी, मुस्लिम में दो सेक्ट हैं, जैसे हिंदू में बहुत सारी क्या हैं जातियाँ हैं, ऐसे मुस्लिम में दो सेक्ट हैं, सिया और सुन्नी। तो सिया जो हूदी पीपल है वो सिया पीपल है, और हादी की गवर्नमेंट है वो सुन्नी है जी, सुन्नी। तो जो सऊदी अरबिया इसे क्यों करता है जी सपोर्ट, क्योंकि हादी सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इसका कहीं ना कहीं इसकी जो फीलिंग्स है जी सुन्नी की तरफ जाती हैं। और फिर ईरान क्यों सपोर्ट करता है यहूदी को, ईरान सपोर्ट करता है जी यहूदी को, क्योंकि ईरान में भी सिया कम्युनिटी ज़्यादा है और ये यहूदी पीपल्स यहाँ हैं। तो ईरान चाहता है इनकी गवर्नमेंट रहे, और ये भी चाहते हैं। और पहले भी 1000 ईयर तक यहूदी ही यमन में राज किया करते थे जी, इनका ही रूल हुआ करता था, साम्राज्य इनका ही गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई जी। तो ये सारा मामला है। अब ये रिस्टार्ट करना चाहते हैं पॉलिटिकल नेगोशिएशन बिटवीन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट। सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट का मतलब है जिसे सऊदी अरब क्या सपोर्ट करता है, हादी की गवर्नमेंट, जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट है जी हादी को सपोर्ट करता है। और हूदी के बीच में क्या है, दोबारा से रिस्टार्ट किया जा सके यहाँ पे पीस। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं जी यमन के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कब से था, जो डिस्प्यूट है जी, विवाद है, शुरू कब से हुआ था। देखो जी, इसकी जो रूट है, मतलब जड़, एक तरह से स्टार्ट कब से हुआ, अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी जी 2011 में। अरब स्प्रिंग क्या है जी, अरब स्प्रिंग ये है जी, देखो दिसंबर 2010 में। थोड़ा देखो लॉन्ग स्टोरी है, हम शॉर्ट में समझेंगे, संक्षिप्त में, जितना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो दिसंबर 2010 की बात है, 2010 की। तुनीसिया एक कंट्री है जी, तुनीसिया अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन तुनीसिया अफ्रीका में कंट्री है। यहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अथॉरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक बोल सकते हो। ऑथोरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये है जी, वहाँ पे किंग है, राजा हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब कि डेमोक्रेसी नहीं थी तुनीसिया में 2010 में, राजा थे जी, ये किंग। वो ही क्या है, ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है ये किंग ही सब कुछ है, ये राजा ही रूल बनाएगा, राजा ही इम्प्लीमेंट करेगा, राजा ही जज है। यहाँ पे कोई केस होगा तो यही न्याय सुनाएगा, जस्टिस यही देगा, सब कुछ यही करेगा। अगर इसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, सारी प्रेस वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह को सबको बैन, अगर इसने कि इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, अगर कोई बोलेगा तो बहुत ही ज़्यादा उस पर अत्याचार होते थे। तो ये तुनीसिया का हाल था जी दिसंबर 2010 में। क्या हुआ, एक पीपल था जी बोजिजी नाम का, बोजिजी नाम था जी कुछ ऐसा। वो क्या है जी, ये फ्रूट बेका करता था जी, ठेले पे जो होते हैं ना, रेहड़ी वगैरह ठेला होता है,
तो स्ट्रीट वेंडर वगैरह था जी, एक प्लेस था जिसपे वो फ्रूट की रेहड़ी लगाया करता था, फल बेचा करता था। तो ये क्या है, दूसरे एक किसी पीपल ने उसकी जगह का कब्जा कर लिया और पुलिस को क्या है, रिश्वत दे दी, ब्राइब दे दी और वहाँ पे कब्जा कर लिया। लेकिन जब ये दूसरे दिन आया ये फल बेचने के लिए तो उसका कब्जा किसी और ने कर रखा था। तो पुलिस को बोला, पुलिस ने नहीं कहा, तो उसने क्या है, अपने आप को आग लगा ली वहाँ पे, अपने आप को, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। पुलिस क्या है, किंग के डायरेक्शन था, और किंग के खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या है, उसे वैसे भी उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो अपने राइट के लिए वहाँ पे क्या है, आग लगा ली इसने। तो तब से एक क्या है जी, वेव स्टार्ट हो गई, एक लहर स्टार्ट हो गई डेमोक्रेसी की, प्रो डेमोक्रेसी। प्रो डेमोक्रेसी का मतलब है जी जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं। प्रो डेमोक्रेसी की एक लहर स्टार्ट हो गई, एक तरह से युद्ध शुरू हो गया जी प्रो डेमोक्रेसी के लिए। और यहाँ पे जो और भी कंट्रीज थी उनमें भी ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में थी। यहाँ पे अफ्रीका में जैसे इजिप्ट हो गया जी, आपका तुनीसिया हो गया जी, मोरक्को हो गया यहाँ पे, और कुछ वेस्ट एशियन कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, इनमें भी ये स्टार्ट हो गया जी कि डेमोक्रेसी स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये क्या है, जब स्टार्ट हुआ था 2011 में फुल सेंस में स्टार्ट हो गया जी। तो ये स्प्रिंग सीजन हुआ करता था, स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु थी, इसलिए इसका नाम रखा अरब स्प्रिंग। और जो एक कंट्री थे जहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक अरब लीग है जी, अरब लीग एक अरब ऑर्गेनाइजेशन है जी, अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके ये मेंबर थे अधिकतर, जो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम रखा अरब स्प्रिंग। अरब पता क्यों रखा, क्योंकि अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर थे ये कंट्रीज। और स्प्रिंग इसलिए क्योंकि स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट हुआ था। और स्प्रिंग का नाम रखने का दूसरा एक ये रीजन भी था, एक तो ये था स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट हुआ बसंत ऋतु में, दूसरा एक ये रीजन था लगभग 1948 और उससे पहले भी लगभग यहाँ यूरोप में क्या है जी, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुए जी लगभग 1848 में, 1848 में यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी के मूवमेंट हुए, अपराइजिंग हुई। अपराइजिंग का मतलब है जी विद्रोह हुई जी, अपराइजिंग हुई, रिवोल्ट हुई। तो तब उसका नाम भी स्प्रिंग रखा जाता था। जब भी जैसे मान लो यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी अपराइजिंग होती थी तो उसे स्प्रिंग नाम दे देते थे, क्योंकि प्रो डेमोक्रेसी, जो भी प्रो डेमोक्रेसी होती थी मतलब डेमोक्रेसी चाहती थी, लोकतंत्र आए, मतलब कि वहाँ पे इलेक्शन हो जी, इलेक्शन में जो जीते वही क्या है, प्रेसिडेंट बने या राष्ट्रपति बने। ऐसा नहीं है किंग हो कोई, मतलब कि उसका बेटा ही फिर दोबारा किंग बनेगा, उसके बेटे का बेटा किंग बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन। और यहाँ पे जज भी यही, लॉ बनाने वाला भी यही, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट भी यही, प्रेसिडेंट भी यही, जज भी यही, सब कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये इसकी वजह से स्प्रिंग नाम रखा और अरब इसलिए रखा। तो ये सारी डिटेल हमने जानी। अब आते हैं इसकी जो रामकथा लिखे यहाँ पे पढ़ते हैं जी। ये क्या है, 2011 में स्टार्ट हुई जी अरब स्प्रिंग। वहाँ पे पहले प्रेसिडेंट थे जी यमन में, यमन की बात चल रही है अब, यमन में थे अली अब्दुल्ला सलेह। तो इनको क्या है जी, इनकी पावर दे दी गई किसको, ये अब्दरा बुहू मंसूर हादी को, हम इसे हादी बोलेंगे, मंसूर हादी। तो इनके डेप्यूटी थे जी, डेप्यूटी प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह के डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, अली अब्दुल्ला सलेह प्रेसिडेंट थे यमन में 2011 में। तो इनकी पावर दे दी जी, हाँ अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट थे ये, तो इनकी पावर इसे दे दी ताकि यहाँ डेमोक्रेसी आ सके। तो एक तरह से पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो गया जी यमन में, ताकि स्टेबिलिटी लाई जा सके, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये वन ऑफ द मिडल ईस्ट पुअरेस्ट नेशन है जी। मिडल ईस्ट का मतलब है, मिडल ईस्ट की कंट्री बोलते हैं ये जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं। मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है जी, किसके, जो वेस्टर्न नेशन है, अमेरिका वगैरह है जी, इंग्लैंड वगैरह ब्रिटिश है, इनके ईस्ट में पड़ता है ये एशिया। और ईस्ट तो हो गया जी बिल्कुल, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, तो ये ईस्ट में हो गए, और ये मिडल ईस्ट में हो गए, यमन वगैरह, इसलिए इनको मिडल ईस्ट बोला जाता है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़। तो लेकिन यहाँ पे जब ये हादी की गवर्नमेंट बनी थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जी हादी के सामने, जैसे मिलिटेंट अटैक होते थे जी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, भ्रष्टाचार, फूड इनसिक्योरिटी थी, खाने के लिए भोजन नहीं था जी, लोग भुखमरी से मर रहे थे। और जो क्या है, जो सलेह था जी, जो पहले प्रेसिडेंट थे यमन के, जिनसे क्या है पावर दी गई थी हादी को, तो सलेह जो प्रेसिडेंट थे, इनके जो कुछ मिलिट्री में लॉयल पीपल थे जी, इनकी लॉयल का मतलब है जी इनके वफादार थे सलेह के। जो प्रेसिडेंट थे जी अली अब्दुल्ला सलेह, जब इनकी राज हुआ करता था, प्रेसिडेंट थे, कुछ मिलिट्री में पीपल थे जो इनकी वफादारी करते थे। तो क्या ये अभी भी जब हादी प्रेसिडेंट बन गए थे तो ये लॉयल थे सलेह के ही, अब्दुल्ला सलेह को ही ये सपोर्ट करते थे, तो ये हादी के खिलाफ डिसीजन लेते थे। तो इसकी वजह से क्या जी यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। 2014 में फाइटिंग बिगेन हो गई, जब हूती जो सिया मुस्लिम रिबल थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि क्या है, जो
प्रेसिडेंट की वीकनेस का फ़ायदा उठाया इन्होंने, जो हूदी के पीपल थे कम्युनिटी। अब जो हूदी पीपल है ये चाहते थे कि इनकी गवर्नमेंट बने, हादी की ना रहे। तो इन्होंने जो नदन सदा प्रोविंसेस है जी, यहाँ पे एक सादा, ये सादा प्रोविंस है जी, प्रोविंस का मतलब स्टेट है यमन में, एक नॉर्थ में, नॉर्थन साइड में, यमन के नॉर्थ में। तो उसको कैप्चर कर लिया जी, कंट्रोल कर लिया। किसने? हूदी पीपल ने। हूदी कम्युनिटी हम सिया कम्युनिटी है जी, जान चुके हैं पहले ही। और यहाँ पे जो नेबरिंग एरियाज थे जी उनको भी। तो ये हूदी क्या है जी? जैदी सिया मुस्लिम है, जिन्होंने पहले भी क्या है 1000 ईयर तक यहाँ पे रूल किया था यमन में। अब सऊदी अरबिया क्या करता है जी? यमन में क्यों है, इंटरफेयर क्यों करता है? एक तो कारण हम जान चुके हैं, क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या है जी, सुन्नी पीपल है, हादी जो गवर्नमेंट है जिसको सपोर्ट करता है, और ये सिया के अगेंस्ट रहता है, और यहूदी पीपल सिया है। एक तो ये कारण इनका हो गया जी, रिलीजन के बेस पे थोड़ा। लेकिन जो मेन कारण है जी, सऊदी अरेबिया इंटरफेयर करता है यमन में, क्योंकि सिया हूदी ने कैप्चर कर लिया सना को। सना कैपिटल सिटी है जी किसकी? यमन की। यमन की राजधानी है, सना को कैप्चर कर लिया। और जो प्रेसिडेंट थे जी हादी, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट थी इनकी, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हादी की गवर्नमेंट आ गई जी, यहाँ पे गवर्नमेंट रहेगी और ये इलेक्शन वगैरह होंगे। लेकिन इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट कर दी जी, विद्रोह कर दी। किसने? हूदी पीपल ने। इसलिए सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट हादी को। अब कंडीशन कितनी बैड है जी यहाँ पे, अगर यमन में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन देखे जी, मानवता के बेस पे यहाँ पे कंडीशन कैसी है? कंडीशन ऐसी है जी, 2015 से लेकर अब तक, जब सऊदी अरबिया ने इंटरवेंशन किया था, हस्तक्षेप किया था यमन में, तब से लगभग एटलीस्ट कम से कम 10,000 पीपल यहाँ पे मर चुके हैं जी यमन में, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या जी, बहुत सारे कोलिशन एयर स्ट्राइक्स होते रहते हैं, यहाँ पे गोला बारूद यहाँ पे गिराते रहते हैं। लोगों को क्या जी, सप्लाई की कमी हो गई है, फूड की, मेडिसिन की नहीं है। और यमन में क्या है, एक तरह से संकट आ गया है जी, कैटास्ट्रोफे आ गया है। लगभग 12 मिलियन पीपल क्या है जी, स्टारवेशन के रिस्क पे हैं, मतलब भूखमरी से मर सकते हैं अगर उन्हें भोजन नहीं मिला तो। लगभग 20 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगा लो 1 करोड़ 20 लाख पीपल हो गए जी। और यहाँ पे हर 10 मिनट में जी एक चाइल्ड मर जाता है यमन में। यमन में ये कंडीशन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 10 मिनट में एक बच्चा मर जाता है जी, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो यही था जी, इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है अपना पैनल टू एवेल्युएट एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग। अभी क्या जी, आरबीआई ने एक पैनल बिठाया है, अनाउंस किया है कि एक एडवाइजरी कमेटी होगी, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। किसकी चेयरमैनशिप के? इसके चेयरमैन होंगे जी, अध्यक्ष कौन? श्यामला गोपीनाथ होंगे जी। ये क्या करेंगे, यूनिवर्सल बैंकिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ये देखेंगे इनके लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इनको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के यूनिवर्सल बैंकिंग को। अब यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है जी, सारे डिटेल में समझेंगे। ये पार्ट है जी सेंट्रल बैंक्स के अर्लियर अनाउंस प्लान का, जिसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने परमिट किया था कि कोई भी कैंडिडेट क्या है, परमिट ले सकता है बैंकिंग के लिए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं जी ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या मतलब है? मतलब आरबीआई ने क्या है, पहले अलाउ किया था कि कोई भी ऑन टैप लाइसेंसिंग ले सकता है बैंक सिस्टम चलाने के लिए। ऑन टैप जो ऑन टैप लाइसेंसिंग है जी, इसका मतलब ये है कि आरबीआई के साथ पास विंडो ओपन है जी एवरी ईयर, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल में कभी भी आप बैंकिंग लाइसेंस ले सकते हो आरबीआई से। मतलब कोई भी मान लो इंडिविजुअल पर्सन है जी, कोई भी आदमी है, अगर वो बैंक स्टार्ट करना चाहता है कि मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, तो उसे आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आरबीआई से लाइसेंस ले सकता है जी इस ऑन टैप लाइसेंसिंग स्कीम में। ये आरबीआई की एक प्रोजेक्ट है जी, जिसके जरिए आरबीआई पूरे सालों साल कभी भी आप लाइसेंस ले सकते हो गवर्नमेंट, मतलब बैंक चलाने के लिए आरबीआई से। अब ये यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है जी, देखो बैंकिंग होती है जी, बैंकिंग सिस्टम आप जानते हो, बैंकिंग क्या करता है, डिपॉजिट लेता है जी और लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आपका पैसा लेगा, आपको इंटरेस्ट देगा, और किस आपके पैसे से किसी को लोन की ज़रूरत है, लोन दे देगा, कर्ज दे देगा, उससे जो इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, उससे आप, इसकी बैंक की कमाई होती है जी। ये इसका प्रोसेस चलता रहता है बैंक का। लेकिन यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या है जी, यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या है जी, बैंक को और भी सारे ऑपरेशन करने की आज़ादी होगी। जैसे जी कौन कौन से, और भी फाइनेंशियल सर्विस में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कहीं पे भी, कॉमर्शियल बैंकिंग में, डेवलपमेंट बैंकिंग में, इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल सर्विस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मर्चेंट बैंकिंग में भी कर सकता है जी, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगा सकता है, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस में, इंश्योरेंस में। तो ये सारे ऑपरेशन करा सकता है। अभी क्या है, इंश्योरेंस अलग कंपनियां होती हैं जी इंश्योरेंस के लिए, शेयर, और मान लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं जी, जो NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये शेयर मार्केट वगैरह में अपना पैसा लगाती हैं जी, स्टॉक वगैरह में,
स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदती हैं, ऑलरेडी हम एक बार पहले भी किया जी, 2-3 बार किया है बल्कि। तो ये क्या है, और यूनिवर्सल बैंकिंग का सिस्टम ये होगा जी, सारे प्रोसेस वो अकेला कर सकेगा। और आरबीआई ने की गाइडलाइंस क्या है जी, अगर किसी को यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस दिया जाएगा तो आरबीआई की क्या नियम कानून है, गाइडलाइंस क्या है, देखो जी, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो गया जी या प्रोफेशनल हो गया, जो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए जी। रेजिडेंट का मतलब है वो 6 महीने से लगभग इंडिया में रह रहा हो या अगले 6 महीने तक रहने वाला हो, उसे रेजिडेंट बोलते हैं। वो उसे मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग सर्विस में या फाइनेंस में एट ए सीनियर लेवल पे, उसके पास एक्सपीरियंस हो जी 10 साल का और रेजिडेंट हो, तो उसे लाइसेंस दिया जा सकता है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन है उसकी मिनिमम पेड अप जो वोटिंग इक्विटी कैपिटल है बैंक की, वो कम से कम 5 बिलियन होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल क्या होती है जी, पेड अप कैपिटल ये, जब कोई भी कंपनी या कुछ भी बैंक या कुछ भी मान लो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो शेयर मार्केट में जारी करती है, इशू करती है कोई भी मान लो इंस्टीट्यूशन, तो शेयर से जो पैसा होता है ना, मान लो पीपल शेयर खरीदेगी, मान लो इसका शेयर मान लो 1 लाख रुपए का है, किसने मान लो 1000 शेयर बेच दिए, तो जितना पैसा आएगा शेयर बेचने के बाद, इसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, मतलब मनी अर्न बाई सेलिंग शेयर्स और बॉन्ड्स, ये होता है जी पेड अप कैपिटल। ये मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 5 बिलियन जब ये यूनिवर्सल बैंकिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद क्या है, बैंक के पास कम से कम मिनिमम नेटवर्थ होगा जी 5 बिलियन का ऑल द टाइम। और जो रिक्वायरमेंट है जी, मान लो नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जी, ये कौन सी होती है, एनबीएफसी को ही बोलते हैं जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, जो ऑपरेशन करती है शेयर मार्केट में, शेयर वगैरह बॉन्ड वगैरह के बेच खरीद के अपना चलाती हैं जी सिस्टम, उन्हीं को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ऐसी कंपनी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यूनिवर्सल बैंकिंग खोलने के लिए, मान लो यूनिवर्सल बैंक खोलना है तो आपको एनबीएफसी होना ही पड़ेगा या नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होना पड़ेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कोई भी मान लो इंडिविजुअल प्रमोटर है, प्रमोटर का मतलब है जी जो बैंक खोलना चाहता है या कोई कंपनी खोलना चाहता है, कंपनी का मालिक होता है, मालिक समझ लो आप तरीके से, ओनर, ओनर समझ लो, जो इंडिविजुअल ओनर है कोई भी, उसके लिए ज़रूरी नहीं है पहले वो एनबीएफसी चाहिए, बिना उसके भी खोल सकता है जी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखो नॉट लेस देन 51% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द NOFHC सेल बी ओन्ड बाई प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। मान लो जो भी मालिक होगा ना जी बैंक का, वो कम से कम 50% तक पेड अप कैपिटल उसके नाम पे होनी चाहिए। मतलब पेड अप कैपिटल जो होगी प्रमोटर की होगी जी, मालिक की होगी 51%, उसके बाद वो किसी भी शेयर होल्डर को बेच सकता है बैंक की भागीदारी, यूनिवर्सल बैंक की, कोई भी और प्रमोटर हो जी, कोई भी शेयर होल्डर हो। तो ये क्या है, इसलिए क्या गया, नो शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर ग्रुप सेल हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इन द NOFHC। मतलब कोई ऐसा प्रमोटर के अलावा जो मालिक है जी, उसके अलावा कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कंट्रोल हो NOFHC पे। तो इसलिए ये प्रोविज़न लिया गया है। और ये बैंक जी मान लो सेल गेट इज शेयर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 6 ईयर्स। जब भी मान लो ये यूनिवर्सल बैंक स्टार्ट हो जाएगा 6 ईयर के अंतर्गत, विद इन द 6 ईयर, 6 साल के अंतर्गत ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराएगा जी, अपने शेयर को लिस्ट कराएगा स्टॉक एक्सचेंज में। 6 साल की इसे छूट दी गई है जी, एग्जाम्पशन दी गई है, लेकिन 6 साल के अंदर अंदर ये इसे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराएगा। बैंक क्या जी, ये प्रिक्लूड करता है, मतलब प्रिक्लूड का मतलब ये स्टॉप करता है, रोकता है, किस लिए, ताकि प्रमोटर क्या है एक्सपोजर ना करे किस चीज़ का, किसी शेयर होल्डिंग का, मेजर शेयर होल्डिंग का, जिसके मान ले 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है या पेड अप कैपिटल है जी, इक्विटी शेयर है, उसको क्या है जी ये एक्सपोजर ना करे इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी अपना कि बैंक के पास ही हैज़ टू ओपन एटलीस्ट 25% ऑफ इस बैंक ब्रांचेज इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर। जैसे मान लो यूनिवर्सल बैंक खोलेगा और अपनी ब्रांच बनाएगा, फिर ये मान लो किसी नाम से खोला जी यूनिवर्सल बैंक, मान लो कोई भी नाम ले लो, ए यूनिवर्सल बैंक, और इसकी जो भी ब्रांचेज होंगी जी, जो भी शाखाएं होंगी, तो ये कम से कम अपने 25% जो ब्रांचेज होंगी रूरल एरियाज में खोलेगा जी, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये भी एक कंडीशन है। बैंक क्या है जी, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो टारगेट है, PSL टारगेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, उनसे भी कंप्लाई करेगा, मतलब इनको भी मानेगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है जी, टारगेट, ये ऐसे होते हैं जी, बैंक को क्या जी लगभग फिक्स किया हुआ है आरबीआई ने कि वो क्या है लगभग 40% के लगभग ऐसे पुअर पीपल को या एग्रीकल्चर लोन देगा या पुअर पीपल को देगा या MSME को लोन देगा, जो छोटे लघु उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को लोन देगा। तो ये जो टारगेट है PSL का, ये यूनिवर्सल बैंक भी उसे कंप्लाई करेंगे, उसको मानना पड़ेगा जी। ये भी जो बोर्ड ऑफ बैंक होगा, बैंक का बोर्ड होगा जी, जो मेंबर होंगे बोर्ड में, जो क्या है जी डिसीजन वगैरह लेंगे बैंक चलाने के लिए, उसमें
क्या है जी, मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, मतलब उसमें जो डायरेक्टर होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रमोटर मालिक हैं वही बन के बैठ जाएं डायरेक्टर, उसमें कुछ और भी जो मान लो जिनका बैंक से कोई संबंध नहीं है उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। तो एक क्या है, आरबीआई जी इन प्रिंसिपल अप्रूवल देगा जो 18 मंथ के लिए ही लागू रहेगा, जब ये इन प्रिंसिपल दिया जाएगा किसी भी बैंक को, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो ये ऑटोमेटिकली 18 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा जी, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बारे में यही था। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना रोड टैप स्कीम। ये क्या है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ये गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है, मान लो जी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्या है, थोड़ा बेनिफिट दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, फ़ायदा दिया जाए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है जी, निर्यात कर रहा है, तो वो बाहर से डॉलर कमा के तो लेके ही आ रहा है ना, इंडिया का भी फ़ायदा हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इनको क्या है जी प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो 2020 में लॉन्च की। अभी क्यों है न्यूज़ में, न्यूज़ में इसलिए जी जो बेनिफिट रेट्स हैं, इसमें जो बेनिफिट फ़ायदा मिलने वाला है, वो जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्टर हैं, वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि रोड टैप स्कीम में जो बेनिफिट देने की बात कही थी वो हमें कम मिलेगा, ऐसा टारगेट। इसलिए ये इशू में जी, मतलब जो टारगेट रखा गया था, मान लो 5% 10% बेनिफिट देगी गवर्नमेंट, वो उससे कम दे सकती है, ये इसलिए न्यूज़ में है जी। इशू यही है, एक्सपोर्टर क्या है वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जो भी रिकमेंड किया था टेक्निकल कमेटी ने कि इन्हें इतना बेनिफिट मिलेगा, उससे कम मिल सकता है। अब ये जो इन एडुकेट रिमिशन ऑफ टैक्स है, इससे क्या है, जो एक्सपोर्टर क्या है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में जी, वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस उनकी घट जाएगी, क्योंकि जी उन्हें जब फ़ायदा कम मिलेगा तो वो क्या है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा रेट में बेचेंगे। अभी मान लो उनका 10 रुपये का एक पेन बनाते हैं जी, और इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो अपना प्रॉफिट, इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, बनाने की जो लागत आती है 10 रुपये आती है, और जाके हम इंटरनेशनल मार्केट में ये कितना का बेचेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे दूसरी कंट्री में जाएंगे वो टैक्स भी लगाएगा जी, कस्टम ड्यूटी। तो उस मान लो 10 रुपये पे 2 रुपये लगा दी, फिर ये अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इसे 15 का बेचेगा। अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, इसे टैक्स बेनिफिट दे दे जी, कि मान लो अगर ये ऐसा इस रोड टैप स्कीम में ये है जी, अगर जो एक्सपोर्ट करेगा उसे क्या है गवर्नमेंट इंसेंटिव दे देगी। जैसे 10 रुपये की लागत आई है, ऐसे मान लो 3 रुपये दे दिए, तो 3 रुपये गवर्नमेंट ने दे दिए, 3 रुपये यहाँ पे इस पर टैक्स लगा, तो लगभग इसका बराबर हो गया। अब मान लो ये 10 रुपये का 11 रुपये 12 रुपये में भी बेचना चाहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसे फ़ायदा होगा। और वहाँ पे जो पेन के प्राइस है, मान लो वहाँ पे भी 10 11 12 या 15 के होंगे, तो इसे फ़ायदा होगा, ये कम पैसे में बेच सकेगा, तो ये कॉम्पीट कर सकेगा वर्ल्ड मार्केट में। ये है जी सारा सिस्टम इसमें। जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं जी ऑलरेडी पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है डिमांड डिक्रीज़ हो गई है कोविड-19 की वजह से भी, और यूएस यूरोप में भी क्या है डिक्रीज़ हो गई है पेंडेमिक की वजह से। तो ये इसलिए रोड टैप स्कीम इंपॉर्टेंट है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये 2020 में स्टार्ट की गई, इससे पहले एक स्कीम चलती थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये भी कुछ इस तरह की थी कि एक्सपोर्टर को कुछ सपोर्ट करता था गवर्नमेंट, तो ये इसको रिप्लेस किया जी इस रोड टैप स्कीम ने। तो ये क्या है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल से कंप्लाइंट नहीं करती थी, मतलब उनके रूल को हिसाब से नहीं थी, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने इसके प्लेस पे दूसरी स्कीम लेके आई, रोड टैप स्कीम। ये स्कीम क्या है जी, फंड देती है एक्सपोर्टर को, जो भी मान लो जी सेंट्रल स्टेट लोकल ड्यूटीज टैक्सेस में छूट देती है कुछ, जो भी मान लो उसने जी टैक्स वगैरह भरा है, जीएसटी भरा है जी अपने ऑनेस्टली, तो उसमें कुछ छूट देती है ताकि उसको एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिल सके। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, मतलब इंपॉर्टेंस यही हो गई जी, इसकी महत्व यही है कि इंडियन एक्सपोर्टर को इंटरनेशनल मार्केट में क्या है जी कॉम्पीट करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है जी। और इनके पास क्या है जी, जब इन्हें मान लो अपने एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करानी हो, सर्टिफिकेशन लेना हो, तो इंटरनेशनल मार्केट में इजीली करा सकते हैं जी ये अपने एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट का। तो ये क्या है, जो अभी तक डिपेंड होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इन पे डिपेंड होने की बजाय जी यहाँ पे क्या है इनके प्रोडक्ट वगैरह का जांच वगैरह अच्छे से हो सकेगी, टेस्टिंग वगैरह अच्छे से होगी। एक तो ये, दूसरा क्या है जी, टैक्स असेसमेंट में क्या है, जो जीएसटी वगैरह ये टाइम पे भरते हैं उसके हिसाब से जो एक्सपोर्टर हैं ऑटोमेटिकली इन्हें टैक्स असेसमेंट करके इन्हें बेनिफिट दे दिया जाता है, रिफंड किया जाता है जीएसटी भरने के कारण। तो ये इनका बेनिफिट होता है जी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे हमारी कंट्री में क्या है जी, इकोनॉमी हमारी कंट्री की इंक्रीज करेगी, और क्या है जी वर्किंग कैपिटल है जो फॉर दी इंटरप्राइजेज, उसमें भी इंक्रीजमेंट आएगा। तो एक तरह से क्या है, इनका एक्सपोर्ट का प्रमोशन तो होगा ही, हमारी कंट्री को भी फ़ायदा होगा जब ये इनकम लेके आएंगे, डॉलर कमा के लेके आएंगे।
तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये क्या है, अभी इसने क्या है जी, पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने डेनमार्क के साथ, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के साथ। किस लिए, ताकि जो जल जीवन मिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके उत्तर प्रदेश में। जो जल जीवन मिशन है जी हमारा इंडिया का प्रोग्राम है, उसको सपोर्ट करने के लिए डेनमार्क की गवर्नमेंट के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस ने सहायता देने के लिए पार्टनरशिप की है। जो जल जीवन मिशन है जी, इसमें टेक्निकल सपोर्ट करेंगे इसके जरिए। अब ये यूनाइटेड नेशन जो ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस है जी, ये फोकस करेगा कि स्केलेबल डिलीवरी मॉडल बनाया जाए 11 वाटर स्कार्ड डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की में, जैसे बुंदेलखंड रीजन हो गया, विंध्यान रीजन हो गया, जहाँ पे भी वाटर की स्कार्सिटी है जी, मतलब वाटर की कमी है जी, वहाँ पे वाटर 11 डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट ये तैयार करेगा जी प्रोजेक्ट सर्विस। इसका जो जल जीवन मिशन है जी, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है जी, एवरी रूरल हाउस होल्ड, प्रत्येक जो रूरल हाउस होल्ड है जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो घर हैं, 2024 तक टेप वाटर प्रोवाइड करना है जी, मतलब उनके घरों तक पानी, ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके 2024 तक, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर विलेज एरिया में पहुंच सके, ये इसका टारगेट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में भी मेंशन है जी। यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे 2015 में, 2015 में, और इनका टारगेट है 2030 तक इन्हें अडॉप्ट करना है। इसमें कुछ ऐसे टारगेट थे, पॉवर्टी मतलब गरीबी कम करना, वुमन के लिए क्या है जी डिस्क्रिमिनेशन हटाना, या फिर आपके ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना, डिसीज़ वगैरह को ख़त्म करना, ये कुछ टारगेट है जी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। इस तरह के 17 टारगेट है जी, 17 गोल हैं जी इसके, 17 गोल और 169 टारगेट हैं, तो ये याद रखना आपको। गोल कितने हैं, 17 गोल है, 169 169 टारगेट है। तो ये भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है आपके, और पीसीएस के एग्ज़ाम में तो जी पूछा ही जाता है, जब से 2015 से लागू हुए हैं पूछा जा रहा है हर बार। अब ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक ऑपरेशनल आर्म है, जो ये किस लिए बनाई थी, ये बनाई थी जी जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट हैं जी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या अदर पार्टनर्स हैं जी अराउंड द वर्ल्ड, उनके जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट लागू किया जा सके कंट्रीज़ में, इसलिए बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, इसका हेडक्वार्टर है जी डेनमार्क में, कोपनहेगन में। ये एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1973 में इसे बनाया गया था जी, 1973 मतलब 1973 में, 1973। और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही पार्ट है, यूएनडीपी का पार्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जी, सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, मतलब अपने रूल्स वगैरह खुद बना सकती है ये यूनाइटेड नेशन जो है जी ऑफिस फॉर सर्विस प्रोजेक्ट जो है जी, ये खुद बना सकती है अपने रूल, इंडिपेंडेंट है जी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा छोटी सी न्यूज़ है जी, बुल्ढाना पैटर्न फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें याद रखना है कि जो बुल्ढाना पैटर्न है वो किससे रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से, कि पानी को बचाया जाए। ये अभी न्यूज़ में इसलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा में कि बुल्ढाना पैटर्न के बारे में, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए। नीति आयोग ने क्या जी एक ड्राफ्ट तैयार किया, गाइडलाइंस तैयार की, जिससे क्या है जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज के लिए, स्टेट रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, इनमें इंप्रूवमेंट किया जाए। दूसरा क्या है जी, जो रिवर वगैरह में सिल्टिंग हो गई है उसको डीसिल्ट किया जाए। सिल्टिंग का मतलब है जी जो वहाँ पे जम जाता है ना कूड़ा करकट, जहाँ पे कवाड़ा वगैरह रिवर्स में जम जाता है, तो क्या है इससे पानी का जो लेवल है इसमें कैपेसिटी घट जाती है जी रिवर की पानी कैप्चर करने की। जैसे मान लो जी ये रिवर है, ये रिवर में पानी यहाँ तक है, और इसमें मान लो कवाड़ा यहाँ तक भर गया, गाद भर गई जी, मिट्टी भर गई, कुछ भी सॉइल कुछ भी, उसको बोलते हैं सिल्टेशन भर गया जी, SILTATION सिल्टेशन। तो मान लो अब इतनी तो जगह इसने ही घेर लीजिए, मिट्टी वगैरह जो यहाँ पे जमा हो गई, तो अभी कैपेसिटी कितनी रहेगी, इतनी रिवर की। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है जी, बाढ़ भी आ सकती है अगर मान लो बारिश ज़्यादा हो गई, और वाटर की जो क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है जी, जो यहाँ पे वेस्टेज आता है। दूसरा पानी भी कम रह जाता है यहाँ पे। तो इनको क्या है जी, इस प्रोग्राम में नीति आयोग ने जो ड्राफ्ट किया है उसमें डीसिल्टिंग किया जाएगा और वाटर बॉडीज़ को डीपनिंग किया जाएगा जी, मतलब गहरा बनाया जाएगा। तो ये जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है जी महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये क्या है प्रोजेक्ट लागू हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये बुल्ढाना पैटर्न है क्या, बस ये याद रखना, वाटर कंजर्वेशन से। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज हैज़ इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू सपोर्ट इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम जल जीवन मिशन इन उत्तर प्रदेश। अभी इसने जी यूनोप एस ने
एक पार्टनरशिप की है जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर की है ये बताना है, अभी पढ़ा जी। यूएसए, इजराइल, रशिया, डेनमार्क। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डेनमार्क डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हेग कोड ऑफ कंडक्ट समटाइम सीन इन न्यूज़, ये HCOC हेग कोड ऑफ कंडक्ट समटाइम न्यूज़ में दिखता है जी। ये बताना है किससे रिलेटेड है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशन से है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल से है, या फिर प्रोविजन ऑफ यूसेज ऑफ बायोलॉजिकल वीपन्स बाय मेंबर कंट्रीज, मतलब बायोलॉजिकल वीपन्स को प्रोहिबिट करना उससे है, या नन ऑफ दी अबव, डी कोई सा भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है जी प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल को प्रोलिफरेट करने से जी, मतलब उनको दूसरी कंट्री में ना स्प्रेड किया जाए, ना दिया जाए, बेचा खरीदा ना जाए, इसके प्रिवेंट करने के लिए ये हेग कोड ऑफ कंडक्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है जी, देखो नॉर्मल मिसाइल होती है ना, एक तो मिसाइल ऐसी होती है, मान लो यहाँ से मिसाइल लॉन्च की इस प्लेस पे, इस पे दागना है तो ये डायरेक्ट जाके ऐसे टारगेट को मार देगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मान लो इस टारगेट पे मारना है तो ये कुछ ऐसे जाएगी जी पहले ऊपर, और ऐसे ऐसे इसका टारगेट ऐसा होगा जी इसका, तो ऐसे मारेगी जी ऊपर जाके, कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी जी इसकी, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है जीडीपी के रिगार्डिंग, आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है जी एन इकोनॉमीज एनुअल जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इन ए ईयर। जो जीडीपी होती है जी एनुअल इकोनॉमी की, वो टोटल मनी वैल्यू होती है जी ऑल फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं गुड्स और सर्विस। तो आपको बताना है ये शामिल होता है कि सारी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी काउंट करने में। नेक्स्ट है जी एज दी ओवरऑल जीडीपी गोज अप द इकोनॉमी इनइक्वालिटीज विल ऑलवेज रिड्यूस अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है जी उस हिसाब से जो असमानता है जी इनइक्वालिटी वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है। तो ये सही है क्या स्टेटमेंट, कौन सी सही है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली सही है, दूसरी दोनों सही, दोनों गलत। दोनों गलत है जी, डी इसका करेक्ट आंसर है जी, क्योंकि दोनों में से एक भी सही नहीं है, दोनों इनकरेक्ट हैं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीडीपी काउंट करने में इंटरमीडिएट गुड नहीं ली जाती बल्कि फाइनली ली जाती हैं, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जब जीडीपी बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, कोई ज़रूरी नहीं है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, करेक्ट बतानी है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर। इंडिया क्या है जी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड का ऑयल का आयात करता है क्या। एट प्रेजेंट वो ओपेक कंट्रीज मीट 90% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड। अभी फिलहाल क्या है, जो ओपेक कंट्रीज है जी इंडिया की जो क्रूड ऑयल आता है 90% ओपेक कंट्रीज से खरीदता है क्या, परचेज करता है क्या। 1 2 या दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी दोनों गलत हैं जी, डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट है जी क्रूड ऑयल का पूरे वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर नहीं है, यहाँ लिखा है लार्जेस्ट, सबसे पहला नहीं। और ओपेक कंट्रीज 78% ऑयल इंपोर्ट करता है जी क्रूड ऑयल ओपेक कंट्री से। ओपेक कंट्रीज वो जी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं जी। ये ग्रुप बना हुआ है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ में, ऑस्ट्रिया में जी, ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है जी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है जी, उसकी कैपिटल है वियना, वहाँ पे जी। और ये ऑस्ट्रिया जी इसका ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर फिर भी वियना में है। ये कुछ ऐसी कंट्री है जी जो ऑयल क्या है प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं जी, ऐसी कंट्रियों को बोला जाता है। ये कई बार हमने कवर किया है जी। इसके अभी 13 मेंबर हैं, इसके पहले इक्वाडोर और कतार हो चुके थे, कतार ने छोड़ दिया इसे, फिर इक्वाडोर ने भी छोड़ दिया इसे रिसेंटली। तो अभी इसके 13 मेंबर है जी। तो ये ऐसी कंट्री हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे जी आपके हो गए जी कौन कौन से, जैसे बहुत सारी कंट्री हैं जी, कुवैत हो गया आपके, यहाँ पे मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ के मेंबर हैं। ये देखो जी इसमें लिखा भी है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है इंपोर्टर इंडिया, और 78% तक करता है ओपेक कंट्री से। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टचेज थ्रू विच ऑफ दीज रीजन। ये बताना जी इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कौन से रीजन में है। सियाचिन ग्लेशियर को टच करता है क्या, एक्साई चीन, श्रीनगर, या फिर आपका कारगिल। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, अक्साई चीन, कई बार बहुत बार न्यूज़ में जी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने कई बार पढ़ा भी है। जैसे ये अपना हिंदुस्तान है जी, ये सिर है जी हिंदुस्तान का, तो यहाँ पे क्या है इतना पार्ट ये चाइना के कब्जे में है जी इंडिया का, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। तो यहीं पे इंडिया का बॉर्डर लगता है जी ये, तो अक्साई चीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली रिलीज न्यू गाइडलाइंस फॉर द जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियो स्पेशल डेटा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी जियो स्पेशल डेटा के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, रिलीज की हैं, तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए जियो स्पेशल डेटा इज डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स दैट हैव ए लोकेशन ऑन
द सरफेस ऑफ द अर्थ। जियो स्पेशल डेटा का मतलब ये है जी अर्थ सरफेस पे मतलब पृथ्वी पे उसकी लोकेशन पता करना। इस इवेंट से रिलेटेड है क्या? लोकेशन में भी स्टेटिक लाइक द लोकेशन ऑफ ए रोड, डायनेमिक लाइक ए मूविंग व्हीकल और पेडेस्ट्रियन। लोकेशन क्या है जी? मान लो कोई भी जगह का लगाना, वो स्टेटिक भी हो सकती है, मतलब एक जगह, मान लो कोई बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल बना हुआ है उसकी लोकेशन, घर बना हुआ उसकी लोकेशन। या फिर डायनेमिक भी हो सकती है। डायनेमिक का मतलब है जी मूविंग, जैसे कोई व्हीकल की लोकेशन पता करना, व्हीकल मूविंग व्हीकल है ना जी, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो ये डायनेमिक हो गया, कोई मूविंग व्हीकल है। या फिर पेडेस्ट्रियन, कोई पैदल आदमी चल रहा है तो इसकी। तो ये कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है जी इसमें? 1 2 दोनों सही है या दोनों गलत? दोनों बिल्कुल सही है जी। जियो स्पेशल डेटा का मतलब ये है जी अर्थ सरफेस पे लोकेशन, चाहे वो डायनेमिक हो या स्टेटिक हो, दोनों कवर होती हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, सपोज ए स्मॉल कैंटीन ओनर एक्चुअली नीड्स ओनली 2 वर्कर्स टू कैरी आउट हिज बिजनेस, बट इफ हिज इंटायर फैमिली ऑफ द 5 मेंबर आर इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज। मान लो जी एक रेस्टोरेंट है जी, एक कैंटीन है, वहाँ पे क्या है 2 ही वर्कर की ज़रूरत है काम करने की, लेकिन वहाँ पे क्या है जो 2 वर्कर के इनके 5 फैमिली मेम्बर भी काम करवा रहे हैं। ज़रूरत नहीं है काम करने की, 2 मेंबर ही काफ़ी हैं, लेकिन ये 5 मेंबर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को कौन सी एम्प्लॉयमेंट बोल देंगे जी? जो अनएम्प्लॉयमेंट है जी, मतलब ये बेरोजगार हैं 5 मेंबर फैमिली के, तो ये क्या बेरोजगार होने की वजह से अपना हाथ बटा रहे हैं काम में। तो ये ऐसी एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को, जो बेरोजगारी, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट नाम देते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज को हिडन भी बोलते हैं जी, हिडन। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका करेक्ट आंसर है जी, इकोनॉमी में पढ़ा हुआ आपने, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसी है जी, देखो ज़रूरत तो 2 आदमी के, लेकिन 5 आदमी काम कर रहे हैं, 5 को कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है जी। मतलब सैलरी की ज़रूरत तो है क्योंकि ये बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये काम करा रहे हैं। ज़रूरत तो 2 आदमी की थी, ज़्यादा करा ली। जैसे मान लो जी एक खेत है जी, खेत में क्या है, घर में 10 पीपल हैं जी, 10 मेंबर हैं, और खेत को मान लो जी खेत में काम करने के लिए सिर्फ 1 मेंबर की ज़रूरत है, लेकिन क्या है 9 मेंबर बाकी के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये भी क्या है साथ में काम करा लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं जी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रोज़गार की, लेकिन फिर भी कुछ काम है नहीं तो करवा रहे हैं जी, तो इसको बोलते हैं जी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये बताना जी नेक्स्ट में, हाई डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट विल नेसेसरीली रिजल्ट फ्रॉम। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है जी ज़्यादा, वो उसके नेसेसरी रिजल्ट फ्रॉम, मतलब ऐसा होगा तो जब क्या है जी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो स्टेटमेंट बोल लीजिए वेरी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो जी जब सबसे ज़्यादा मान लो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज़्यादा हो, तो ज़रूरी है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये कि ज़रूरी है, नेसेसरीली है। सेकेंड है जी ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। मान लो जी जब कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हों तब क्या है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, ज़रूरी है ये। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी आपको गलत कौन सी है। पहली गलत है, दूसरी या दोनों गलत है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। देखो जी दोनों गलत है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा जी हमारा इसमें, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बतानी है। पहली गलत यूँ है जी क्योंकि शायद ज़रूरी नहीं है जी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्यों नहीं है ज़रूरी? देखो जी मान लो किसी फैक्ट्री में करने के लिए 2 आदमी की ज़रूरत है जी, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है जी, उसमें मान लो हायर कर लें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है जी। क्यों? क्योंकि मान लो जी इस काम को करने के कुछ स्किल चाहिए, कुछ दक्षता चाहिए, तो और इनके पास है नहीं, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार हैं, तो ज़रूरी नहीं है इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ना ही दूसरा भी ज़रूरी है जी, प्राइमरी सेक्टर में मतलब नंबर ऑफ पीपल कम हो जब अनएम्प्लॉयमेंट, जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ना ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है जी, नेसेसरी नहीं है। उसमें नेसेसरी कहा है जी, अगर उसमें होता मे भी हो सकता है, तो हो तो सकता है जी ऐसा, लेकिन ऐसा नेसेसरी बोल दिया ना कि होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जी, आपको ये बताना है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है जी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है जी? ये होता है जी बराबर नॉमिनल जीडीपी, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा जी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को काउंट करते हैं जी हम क्वांटिटी पे, कि मान लो एक बेस ईयर है, उस ईयर में मान लो 2011-12 बेस ईयर है जी मान लो जीडीपी का, तो इस पर जब मान लो जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी, मान लो प्रोडक्ट जो उत्पाद बने थे जी, गुड्स और सर्विस कितनी हुई थी, मान लो 100 हुई थी, और अब मान लो देखें हम 2011 से 2021 में कितनी हो रही है, मान लो 100 हुई थी तब, अब हो गई जी 110 या 101 या 110 या 200। तो अब ये देखेंगे जी रियल जीडीपी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी पे हम मेज़र करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी प्राइस और क्वांटिटी पे करते हैं जी, दोनों पे प्राइस भी देखते हैं और क्वांटिटी भी, कि क्वांटिटी बढ़ी है और प्राइस बढ़ा है तभी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है।
और जीडीपी डिफ्लेक्टर किस पे देखेंगे, देखो ये प्राइस और क्वांटिटी पे देखते हैं, इसे क्वांटिटी पे देखते हैं, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट जाएगी, बचेगा बस प्राइस। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर प्राइस पे देखते हैं कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस 2011 में कितना था और अब कितना हो गया। तो ये जी सारा फंडा। जीडीपी डिफ्लेक्टर के रिगार्डिंग आप करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए जी, कुछ दी गई हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज बेसिकली मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, क्या ये बेसिकली इन्फ्लेशन महंगाई को मेजर करने के लिए एक टूल है क्या? इट हेल्प शो द एक्सटेंट टू विच द इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ हैपन्ड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट। ये शो करता है जी कि जो जीडीपी में क्या है इंक्रीज हुआ है, तो हायर प्राइसेस पे कितना इंक्रीज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग रेदर देन इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट को छोड़ के लगभग ये प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ वो देखता है। इट कवर्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाई हाउस होल्ड, ये केवल उन माल और वस्तुओं को इंक्लूड करता है, कवर करता है जो हाउस होल्ड डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली, 1 2 1 3 या 1 2 3। देखो जी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बहुत सारी गुड्स और सर्विस को इंक्लूड करता है, कवर करता है, सिर्फ उन्हीं को नहीं करता जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। तो इसमें ओनली वर्ड लिखा है जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें ओनली ये नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। तो जहाँ 3 है काट दो और 1 2 बिल्कुल करेक्ट है जी। अभी बताया जीडीपी डिफ्लेक्टर प्राइस पे देखते हैं, तो ये प्राइस पे, हायर प्राइस पे देखते हैं जी, और ये बिल्कुल सही है जी। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जीडीपी डिफ्लेक्टर का यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोल रही है आरबीआई प्राइमरीली फैक्टर इन रिटेल इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जब भी अपनी 2 महीने में, बाई मंथली का मतलब है 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, तो रिटेल इन्फ्लेशन को देखती है। ए ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कैन लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन। मान लो जी ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे इकोनॉमी राइज कर रही है, रिकवरी कर रही है, तो इससे क्या है महंगाई बढ़ सकती है। तो ये सही है क्या? 1 2 दोनों सही, दोनों गलत? दोनों बिल्कुल सही है जी, सी आंसर करेक्ट है। क्योंकि आरबीआई जब इन्फ्लेशन देखती है जी रिटेल पे देखती है, रिटेल में यानी कि सीपीआई पे देखती है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिटेल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा काउंट होती है। रिटेल प्राइसेज जो होते हैं, प्रोडक्ट, रिटेल प्रोडक्ट होते हैं जो, और ये डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी करेगी, तो वो क्या है जी, इसमें लिखा है कैन लीड, मतलब हाँ महंगाई बढ़ सकती है अगर रिकवरी करेगी तो। ये बिल्कुल सही बात है जी। कल हमने 9 किए थे जी, आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे कल के बदलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर मान लो कब कब लीड कर सकती है जी, कब कब महंगाई हो सकती है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं ये बताना है, करेक्ट बताना है कौन कौन से रीजन है। ए रिडक्शन इन द टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इवन एज मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। मान लो जी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी में घट जाए जी, मान लो किसी की पहले 100 प्रोडक्ट बनाता था, अब सिर्फ 50 प्रोडक्ट बना रहा है, तो इससे क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉयड कर रहा है जी, जब भी क्या है उसकी कैपेसिटी रिडक्शन हो रही है, तो इससे क्या महंगाई बढ़ सकती है। ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में मान लो किसी की गुड्स की, मान लो पेन की ज़रूरत तो है जी 10 पेन की, और सप्लाई ज़्यादा, ओवर सप्लाई है, मार्केट में 100 पेन है, तो इससे क्या इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। आपको करेक्ट बताना, 1 2 दोनों सही, दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, कैसे? इसलिए गलत है जी, मान लो ओवर सप्लाई बढ़ गई तो उसका दाम तो घटेगा जी, बढ़ेगा नहीं, डिफ्लेशन होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब पहले को देखते हैं जी, पहला क्या है जी, मान लो जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में घट गई जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले 100 प्रोडक्ट करता था, ये वस्तु बनाता था कोई फैक्ट्री, लेकिन अब ये 50 बना रहा है, तो अब ये 50 बना रहा है, डिमांड तो इसकी इतनी है, तो डिमांड इतनी है, इसे 100 वस्तु पहले खरीदी जा रही थी, अब ये 50 ही बन रही है, तो जब 50 होंगी तो इसकी सप्लाई घट गई, यानी कि इसकी प्राइस है जो इंक्रीज हो सकता है, प्राइस इंक्रीज होना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो ये इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में रिडक्शन होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है जी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।